हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले हैं, वो भी डीपली एक्सप्लेनेशन से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो था। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है, मतलब इस चैप्टर पे ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक और वीडियो को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी डिटेल से जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। इस चैप्टर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वीडियो 1 में, एंड उनमें पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ये हमारे लिए फ्रेंडली है या फिर फो है, इनकी कैसे कैसे यूज की जाती है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स, डिस्कवरर ऑफ एंटीबायोटिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वीडियो 1 में पढ़ा था। ओके, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनका लिंक वहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आगे का चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है, आगे का वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो आज का टॉपिक है हमारा वैक्सीन। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। जो वैक्सीन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, इसलिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारे बॉडी में इंटर करता है, प्रवेश करता है, तब हमारा बॉडी एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है जो उस इन्वेडर से, उस आक्रमणकारी से लड़ता है। कहने का मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कोई बाहर से माइक्रोब्स घुसता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में प्रवेश करता है जो कि डिजीज कैरी होता है, जो बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वैसे ही हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी उसे हम लोग कहते हैं जो किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है जो हमारे लिए खतरनाक होता है, डिजीज कैरिंग होता है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज लड़ता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जैसे ही कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर करता है तब। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। और फिर बॉडी क्या करता है, हमेशा के लिए याद कर लेता है, हमेशा के लिए तैयार हो जाता है कि जैसे ये माइक्रोब्स, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में घुसेगा, वैसे ही हमें फाइट करनी है अपनी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे ही हमारे शरीर में बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है, आक्रमणकारी घुसता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और फिर उससे फाइट करता है। ओके, और हमेशा के लिए याद रख लेता है कि हाँ, ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमें इसके अनुसार, इसके सूटेबल के अनुसार हमें एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है। ओके, अगर हम लोग वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग डेड मतलब मरे हुए या फिर हल्का सा कमजोर मतलब ना कि बराबर जिंदा होते हैं, वैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटर करते हैं वैक्सीन के माध्यम से, तो क्या करता है कि उसके खिलाफ, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज उसे मार देता है, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड होता है, मरा होता है या फिर वीकेंड होता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज होता है वो हमेशा के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है, हमेशा के लिए बना रहता है और फिर हम उस बीमारी से प्रोटेक्टेड होते हैं, उस बीमारी से हम सुरक्षित होते हैं। फ्रॉम दी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, हमेशा के लिए हम उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से सुरक्षित रहते हैं। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। और इसी को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। जब हम सुई को अपने बॉडी में लेते हैं, उस डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स को अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। और कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, जितना भी आपने डिजीज देख रहे हैं, ये सब हम लोग वैक्सीनेशन
करके अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारी बीमारियों से। ओके, जब छोटे होते हैं तो आपको बहुत सारे वैक्सीन दिया जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, और आप उन डिजीज के आगे अगेंस्ट आप उनसे लड़ सकें। Firstly, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. सबसे पहले जो वैक्सीन है उसका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था स्मॉल पॉक्स के लिए, वो भी 1798 में। तो आप लोगों को वैक्सीन समझ में आ ही गया होगा कि वैक्सीन होता क्या है। तो मैं फिर से बता दूं कि वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन के अंतर्गत क्या होता है कि डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो डिजीज कैरिंग होता है वो माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में इंटर किया जाता है। मान लिया जाए कि हमें कोलेरा का बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उस कोलेरा के वैक्सीन में क्या होता है कि डेड या वीकेंड माइक्रोब्स होता है, वो भी कोलेरा का ही होता है। वो डेड या वीकेंड माइक्रोब्स कोलेरा का होता है, और उसे सुई में बायोलॉजिकल मेथड द्वारा इंटर किया जाता है, उसे सुई में वैक्सीन में परिवर्तित किया जाता है, और फिर वो वैक्सीन हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे बॉडी में। और क्या होता है कि जैसे ही हम लोग बॉडी में उस वैक्सीन को लेते हैं तो उसके खिलाफ वो, क्योंकि वो इन्वेडर है, आक्रमणकारी है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालता है, और हमेशा के लिए सावधान हो जाता है, और हमेशा के लिए सावधान हो जाता है कि जैसे ही कभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा तो उसके सुटेबल अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमें एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है। और हमेशा के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, वो एंटीबॉडी प्रेजेंट हो जाता है, मौजूद होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो यही होता है वैक्सीन, मतलब हम लोग पहले से ही अपने बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर लेते हैं वैक्सीन को लेकर के। और इसका खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए किया था, जो 1798 में हुआ था। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। आपने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पिया होगा, या फिर आपने देखा होगा कि जो पोलियो ड्रॉप्स होता है वो 5 साल से नीचे जो भी बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, ताकि उनके बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जाए, मौजूद हो जाए। और फिर जैसे ही अगर सच्ची वाला पोलियो किसी बच्चे को अटैक करता है, उसके बॉडी पे अटैक करता है, तो उसके खिलाफ जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी वो उससे लड़ सकेगी और उस बच्चे को पोलियो होने से बचा सकती है। तो इसलिए हमें वैक्सीन दिया जाता है, हमें पहले से ही तैयार कर दिया जाता है कि जैसे ही कोई हमारे बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है, डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है, तो हम उससे लड़ सकते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी किया जाता है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के सॉइल में मिक्स करते हैं, और वो सॉइल जो होता है वो फर्टिलिटी में इंक्रीज हो जाता है, वो उपजाऊ हो जाता है, बिकॉज उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिल चुका है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। ये जो माइक्रोब्स है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉइल में मिक्स करता है और उस सॉइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊ को बढ़ाता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम वातावरण को साफ करने में भी किया जाता है। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट है, हमने चैप्टर 1 में भी इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा था कि जो प्लांट वेस्टेज होते हैं या फिर एनिमल वेस्टेज होते हैं, वो माइक्रोब्स के एक्शन द्वारा, माइक्रोब्स के प्रक्रिया द्वारा वो मैनर में बदल जाते हैं, खाद में बदल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जो न्यूट्रिएंट्स बनता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन द्वारा, वो फिर से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है। कहने का मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्लांट वेस्टेज होते हैं, एनिमल वेस्टेज होते हैं, उनको अपने एक्शन के द्वारा उन्हें डिकम्पोज करते हैं, उन्हें अपघटित करते हैं, उन्हें खाते हैं, और उसके बदले में हमें मैनर देते हैं, जो खाद होता है। मैनर में काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो पौधे के लिए अच्छी होती है, वो पौधे को हेल्दी डेवलप करती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये जो भी वेस्टेज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैनर में, और फिर वो मैनर को प्लांट जो होता है वो अगेन यूज करने लगता है। तो ये होता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट टू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरे हुए डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करता है, एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जो भी मरे हुए ऑर्गेनिक वेस्टेज है प्लांट्स का, एनिमल्स का, जो भी पत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, हड्डी, मांस, जो भी है वो सारे को डिकम्पोज कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेक्स्ट सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग मैनर कहते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर ये जो सब्सटेंस होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा फिर से यूज किया जाने लगता है। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। और इस प्रकार क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वातावरण से बदबूदार सब्सटेंस को और हार्मफुल सब्सटेंस को डिग्रेड कर लेता है, पचा लेता है और एनवायरनमेंट को साफ कर देता है, वातावरण को शुद्ध बना देता है। ओके, आपने देखा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लास्टिक्स, बोटल्स, ये सारे पर एक्शन नहीं लेते क्योंकि ये जो है वो उनके द्वारा डिकम्पोज नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्लांट वेस्टेज एंड एनिमल वेस्टेज ही हमेशा डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर के एक सिंपल सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम लोग मैनर कहते हैं। और मैनर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है और इसके कारण क्या होता है कि एनवायरनमेंट की सफाई भी हो जाती है, वातावरण शुद्ध भी हो जाता है। तो हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं आपको बता दूं कि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत तरीके से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और जानवर में डिजीज कॉज होती है, जिससे उनमें डिजीज उत्पन्न होती है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को कॉज करती है उसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, रोग कारक कहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। आपको पता होगा कि जब हम लोग सुबह पर खाना बनाते हैं तो वो कल होकर के खाना महकने लगता है, वो खाना सड़ जाता है, वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्शन लेता है उन खानों पे और उन्हें बर्बाद कर देता है, इसलिए उनसे बहुत बदबूदार स्मेल भी आने लगती है। आप वेट अगर कपड़ा को रख देते तो उसमें नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण वो कपड़ा में फफूंद लग जाता है और वो भी कपड़ा महकने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिजीज भी कॉज करते हैं, फूड को स्पॉइल भी करते हैं एंड क्लॉथ एंड लेदर को भी स्पॉइल कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। वैसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस में डिजीज को कॉज करती है, जो ह्यूमंस में बीमारी को बढ़ाती है। तो ऐसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat। जो पैथोजेंस है, जो रोग कारक है, जिसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व है, वो हमारे बॉडी में एंटर करता है एयर द्वारा या फिर वाटर या फिर फूड द्वारा। अगर हम किसी भोजन खाते हैं और वो भोजन और पानी संक्रमित होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, पैथोजन द्वारा, और जैसे ही हम लोग उसे खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है और फिर एक्शन लेता है और हमारे बॉडी में डिजीज़ को कॉज कर देता है। या फिर अगर हम लोग गंदी वातावरण में रह रहे हैं, साफ़ सुथरा वातावरण में नहीं रहे, तो हम लोग हवा के द्वारा भी, जैसे ही हम इसे रेस्पिरेशन के द्वारा हवा को टेक करते हैं तो उससे भी हम लोग अफेक्ट हो सकते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या फिर कोई जानवर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इन्फेक्टेड है, डिजीज द्वारा इन्फेक्टेड है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके श्वास द्वारा छोड़ी हवा को हम लोग लेते हैं या फिर उसके छुए हुए बर्तन खाने को यूज करते हैं, तो हमें भी वो बीमारी हो सकती है क्योंकि हमने उसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद बुलावा दिया है, तो वो हमारे शरीर पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, प्रभाव डाल सकता है। माइक्रोबियल डिजीज डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे माइक्रोबियल डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है, वो भी एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कंटेक्ट द्वारा, तो उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, मतलब संचारित रोग कहते हैं। ये बीमारी जो होती है वो एक दूसरे से फैलती है। इसमें क्या होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है वो हवा
पानी, जल और फिजिकल कंटेक्ट द्वारा फैलती है। अगर हमने उसके यूज किए हुए बर्तन, क्लॉथ्स, टॉवेल, पेन या कुछ भी चीज को हम लोग उससे कंटेक्ट करके यूज करते हैं तो उससे भी हम लोग को वो डिजीज हो सकती है। Examples of such disease include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। आपने जितना भी एग्जाम्पल्स देखा ये माइक्रोबियल डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज है। ये हम फिजिकल कंटेक्ट, एयर, वाटर, फूड द्वारा हम इससे क्या कर सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। ओके, ये जितना भी आपने पढ़ा ये सारे क्या है, हवा द्वारा, ये सब तो समझ लिया कि हवा द्वारा, खाना द्वारा, पानी द्वारा फैल सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर कोई कॉमन कोल्ड स्नीज द्वारा मतलब सर्दी से ग्रसित है और उसका अगर ड्रॉपलेट्स, उसकी सर्दी की जो बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स होती है, वो अगर हवा में फैल करके हमारे नाकों के जरिए हमारे बॉडी में पहुंचता है तो हम भी क्या हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड स्नीज द्वारा सफ़र हो सकते हैं। हम लोग सर्दी द्वारा, सर्दी जुकाम द्वारा ग्रसित हो सकते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। ये जो वायरस होता है वो हवा में स्प्रेड हो जाता है, वो हवा में मिक्सचर हो जाता है और जैसे ही हम लोग इसे अपने श्वास के द्वारा अपने बॉडी में हवा को लेते हैं, उस ग्रसित हुए हवा को लेते हैं, तो क्या होता है कि उस हवा में पहले से वायरस मौजूद थे। और आपको पता हो कि वायरस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर डेड होते हैं और जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरस इंटर करता है तो वो अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने लगता है और फिर हमें क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है और हमें इन्फेक्ट कर सकता है और हम क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो जब हम लोग जान लिए कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हवा, पानी और फिजिकल कंटेक्ट द्वारा फैलता है तो हमें इन सब से चीज़ों से बचनी चाहिए। ओके, मतलब अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज से बचनी चाहिए, इनके सारे तौर तरीके के बारे में हम लोग जानते हैं। We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected persons। अगर हम लोग छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो हमारे मुंह पे, हम अपने मुंह पे रुमाल को रख लेना चाहिए, हमें अपने मुंह पे रुमाल को रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होता है वो उस स्नीज का जो फाइन ड्रॉपलेट्स होता है वो हवा में फैलेगी नहीं, वो कपड़ा में ही रह जाएगी। तो जिससे क्या हो सकता है कि वो वायरस जो है वो एयर में फैलेगी नहीं, वो वायरस एयर में प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये एक अच्छा रहता है तरीका जिससे हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन से किसी और पर्सन को इन्फेक्टेड करने से एक अच्छा तरीका है। या फिर हम उस इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी भी बना के रखें तो हम उस बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और जानवर हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जैसे आपको मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। आपको पता हो कि जो घर में मक्खी मौजूद है वो भी एक कैरियर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, एक पर्सन से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज होता है वो गार्बेज पे, कचरा, कूड़े कचरा पे या फिर एनिमल्स के एक्सक्रीटा पे बैठते हैं, जो मल पदार्थ होते हैं वो उस पे बैठते हैं और फिर क्या करते हैं, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। और जो उस एक्सक्रीटा में पैथोजन होते हैं, जो रोगकारक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी से चिपक जाते हैं, उसके पैर से एंड उसके बॉडी से चिपक जाते हैं। बिकॉज जो हाउस फ्लाई होता है उसका बॉडी स्टिकी होता है और जैसे ही वो किसी गंदे पदार्थ पे बैठता है तो उस गंदे पदार्थ के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, रोग कारक होते हैं, वो उसके बॉडी से चिपक जाता है। ओके, और जैसे ही व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। और जैसे ही वो फ्लाइज हमारे भोजन पे, खुले हुए भोजन पे बैठता है, उसके सारे पैथोजेंस उस भोजन में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जैसे उस कंटामिनेटेड फूड को, ग्रसित हुए भोजन को कोई पर्सन खाता है तो वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद था जो डिजीज कॉज था, क्योंकि वो फ्लाइज के द्वारा उसके बॉडी में पैथोजन स्टिक हो जाता है और फिर अनकवर्ड फूड पे आकर के जैसे ही वो बैठता है वो भोजन ग्रसित हो जाता है, वो भोजन कंटामिनेटेड हो जाता है और हमें क्या कर देता है, बीमार कर देता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। इसलिए हमेशा हमें कहा जाता है कि भोजन को ढक कर रखें, पानी को ढक कर रखें और जब इसका उपयोग करें
करें तो हमें अपने हाथ को अच्छी तरह से धो करके, बर्तन को अच्छी तरह से धो करके ही इसका उपयोग करना चाहिए। बर्तन को उपयोग करना चाहिए, अपने हाथ को धो करके ही खाना खाना चाहिए और फिर हमें अच्छी तरह से भोजन को ढक देना चाहिए ताकि उसमें गर्दा, धूल, मिट्टी और फ्लाइज जा करके ना बैठे। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा अनकवर्ड फूड को हमेशा छोड़ना चाहिए, हमें उन फूड को नहीं खाना चाहिए जो ढका हुआ ना हो। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito। अब हम लोग बात करते हैं एक मस्कीटो के बारे में, एक मच्छर के बारे में जो हमें सिक कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, और वो है फीमेल एनोफिलीज। जो हमें सिक करता है वो फीमेल मस्कीटो होती है जिसका नाम एनोफिलीज होती है। वो भी एक कैरियर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तक ढोती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट करती है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये जो एनोफिलीज मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करती है। जो मलेरिया का पैरासाइट होते हैं, जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम होता है, मतलब जो मलेरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मस्कीटो कैरी करता है और उसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है। ओके, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और वो पैरासाइट होता है। इसके बारे में हम लोग डीपली में अगले क्लास में जान। फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो फीमेल एडिस मस्कीटो होती है वो डेंगू वायरस को कैरियर होती है, वो डेंगू वायरस को कैरी करती है। उसके बॉडीज में ऐसा गुण होता है कि वो डेंगू वायरस को कैरी करती है और फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाती है। हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हमें ये जो बीमारी है मलेरिया और डेंगू बहुत घातक होती है इंसान के लिए, इसलिए हम इस डिजीज से, इस वायरस से कैसे बच सकते हैं या फिर हम कैसे मलेरिया और डेंगू पे कंट्रोल कर सकते हैं इसको फैलने से। तो इन सारे तरीकों के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग मलेरिया और डेंगू के फैलने से रोक सकते हैं। All mosquitoes breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. जितने भी मॉस्किटो है, जितने भी मच्छर है, वो सभी पानी में पनपते हैं, वो सभी पानी में डेवलप करते हैं। Hence, इसीलिए हमें क्या करना होगा कि कहीं भी, जहाँ कहीं भी पानी कलेक्ट है वहाँ के उस पानी को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर कूलर में पानी कलेक्ट है या फिर टायर में, फ्लावर पॉट में, या फिर आप गड्ढे में ही देखते होंगे अपने आसपास के जगहों में के छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, उसमें पानी किसी भी प्रकार से लग जाती है तो उस पानी में अपने आप मच्छर क्या होता है, ग्रो करने लगता है, ब्रीड करने लगता है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें आसपास की जगहों में जहाँ पर भी गड्ढा हो या फिर जहाँ कहीं भी पानी लगने की आशंका हो, उस हम गड्ढे को मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, या फिर टायर से या फिर फ्लावर पॉट है तो उसे समय अनुसार हमें चेक करना चाहिए कि कहीं फ्लावर पॉट में बहुत दिनों की पानी तो नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो हमें उसे हटा देना चाहिए, या फिर जहाँ कहीं भी हमें दिख रहा है कि वहाँ पे उस जगह पे बहुत दिनों से पानी गैदरिंग है, इकट्ठा है, तो हमें उस पानी को हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसमें मच्छर जो है वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, पनप नहीं पाएगा। ओके, तो हम लोग कुछ ह्यूमन डिजीज को देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। तो उनके टेबल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया होती है, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है, मतलब वो एयर के कारण फैलता है। जो ट्रांसमिशन है मोड है वो एयर है, किसका, तो ट्यूबरकुलोसिस का। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी पर्सन अगर टीबी से ग्रसित है, ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, तो उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलेगा या फिर कुछ भी करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है या फिर उसके जो सांस है, ब्रीदिंग है, वो एयर में मिक्स हो जाएगी, और उसके जो वायरस है, सॉरी जो बैक्टीरिया है, वो क्या होगी कि एयर में मिक्स हो जाएगी। और जैसे हम उस एयर को या फिर उसके बाद किए हुए ड्रॉपलेट्स को अगर हम लोग जैसे ही लेते हैं एयर के माध्यम से अपने बॉडी में टेक करते हैं, तो क्या होता है कि हम ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिया गया है, उस बीमारी से बचने के लिए यहाँ पे एक तरीका भी दिया गया है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। मतलब कि हमें उन पेशेंट से दूर रहना चाहिए, उन पेशेंट को अलग रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, मिसल्स होते हैं, चिकन पॉक्स या पोलियो है, वे बैक्टीरिया वायरस के द्वारा फैलते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी एयर के द्वारा, फिर कॉन्टेक्ट या फिर वाटर के द्वारा, ये सारे जो भी ह्यूमन डिजीज है वो सारे फैलते हैं।
यहाँ पे टीबी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, मिजल्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है, चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है, पोलियो भी वायरस के कारण ही होता है, और ये सारे जो है एयर कंटेक्ट या फिर वाटर के द्वारा ही फैलता है। इसलिए हम इनसे ग्रसित हुए पेशेंट से हमें आइसोलेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, या फिर उन सारे पेशेंट को एक रूम में आइसोलेट कर देना चाहिए, ताकि वे जो है उनके द्वारा जो भी छोड़ा गया सांस हो या फिर जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स उनके माउथ से निकल रहे वो सारे एयर में मिक्स ना हो पाए। और मिक्स अगर नहीं हो पाएंगे और अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो हम इन सारे बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ये ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो से बचने का एक तरीका। अब हम लोग पढ़ते हैं कोलेरा एंड टाइफाइड। जो कोलेरा एंड टाइफाइड है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है। ये दोनों बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है, और जो कोलेरा होता है वो वाटर फूड के द्वारा फैलता है, और टाइफाइड हमेशा वाटर के द्वारा फैलता है। सो हमें क्या करना चाहिए? मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड वाइल ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन। ओके ना, हमें इन सारे पर्सनल से इन सारे मेंटेन अपना जो भी अपना पर्सनल हाइजीन कर सकते हैं, मतलब रोज़ नहाना, शौच के बाद अच्छे से अपने हाथों को धोना, खाने से पहले हाथों को धोना, घर की साफ़ सफाई। ओके, ये सारे जो भी पर्सनल हाइजीन है एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स जो है, ये सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। और हमें हमेशा पके हुए, अच्छी तरह से पके हुए भोजन को खाना चाहिए। अध पका खाना में कभी नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो जो सही से नहीं पक पाता है, वो थोड़ी थोड़ी कच्चा ही जो भोजन हो जाता है, भोजन रहता है। अगर जैसे ही हम लोग उस भोजन को टेक करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, वो पचता नहीं है, और उससे न पचने के कारण उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लग जाते हैं, क्योंकि जो भोजन है वो सही से नहीं पच पाया और हमारे पेट में वो सड़ जाता है, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और फिर हम कोलेरा या फिर टाइफाइड के द्वारा ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा पके हुए भोजन को खाना चाहिए, और वो भी ढका हुआ। अगर वो कंटामिनेटेड हो जाता है और जैसे ही हम उस कंटामिनेटेड भोजन को खाते हैं तो भी हम सफ़र हो सकते हैं। ओके, और हमेशा हमें बॉइल्ड किया हुआ पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसमें जो भी गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो मर जाते हैं और फिर वो हमें सफरिंग नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा अच्छे से पके हुए भोजन और ढके हुए भोजन को खानी चाहिए, और बॉइल्ड किए हुए पानी को पीनी चाहिए, और समय पर हमें वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी के से लड़ सकें। अब हम लोग पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। ये भी एक डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है, वो है वायरस। ये जो हेपेटाइटिस ए है वो वायरस के द्वारा फैलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फैलने का जो तरीका है वो वाटर है, ये पानी के द्वारा फैलता है। अब हम लोग इससे बचने की तरीके को जानते हैं। तो ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, मतलब यही कि हमें अच्छी तरह से पानी को उबाल करके पीनी चाहिए, भोजन को अच्छी तरह से पका करके खानी चाहिए, हमेशा ढके हुए भोजन को खानी चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए हम बार बार। ये सारे जो भी आप देख रहे हैं गुड सैनिटरी हैबिट्स जो है, ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसमें भी हमें सलाह दी जा रही है कि बार बार अपने हाथों को धोएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, मास्क पहने। तो ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो भी वायरस है वो वाटर, फूड एंड कंटेक्ट एंड एयर के माध्यम से ही फैलते हैं। सो अगर हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहते हैं, तो हमें बीमारी होने की आशंका कम हो जाती है या फिर नहीं हो पाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि मलेरिया जो होती है वो एनोफिलीज, मादा जो एनोफिलीज मस्क्यूटो होती है उसके द्वारा फैलती है। ओके, तो ये क्या है? प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ है एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ये चौथा ग्रुप है। आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ग्रुप है, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो उसमें से एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मस्क्यूटो द्वारा फैलता है, उस मस्क्यूटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज। ओके, तो हमें इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो यूज मस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। अगर हमें मस्क्यूटो से बचना है, अगर हमें मलेरिया से बचना है तो हमें मच्छरदानी जो मस्क्यूटो नेट होती है उसका यूज करना होगा, या फिर जो भी इंसेक्टिसाइड होती है, या फिर मस्क्यूटो के ब्रीडिंग को रोकने के लिए, मस्क्यूटो की प्रजनन को रोकने के लिए जितने भी केमिकल्स आते हैं उनका यूज करना चाहिए। या फिर अगल बगल हम कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें तो भी हम मस्क्यूटो से बच सकते हैं, क्योंकि जो मस्क्यूटो होती है वो पानी में ही पनपती है। इसलिए हमें बाढ़ में या फिर बरसात के मौसम में हमेशा सलाह दी जाती है कि आप मस्क्यूटो नेट का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि आप मच्छर से बचे रहेंगे और
और अब अगर आपको मच्छर नहीं काटेगा, बाइट नहीं करेगा, तो आप मलेरिया से भी बचे रहेंगे, क्योंकि जो मस्कीटो होता है उसके बॉडी में प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है जो मलेरिया का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। जिस प्रकार से ह्यूमंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है, उसके हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसी प्रकार एनिमल्स के भी बॉडी को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है, उन्हें बीमार कर देता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स को ही अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ उसको ही बीमार नहीं कर देता बल्कि वह जानवर को भी बीमार कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। जैसे आप एंथ्रैक्स को देख सकते हैं, ये बहुत खतरनाक और घातक बीमारी है जो पशुओं में और ह्यूमन में दोनों में होती है, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस डिजीज का, एंथ्रैक्स का, वो है एक बैक्टीरिया। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। आपने बार बार देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो कैटल होते हैं उसके मुंह में और पैर में डिजीज हो जाती है। ओके, जो वो डिजीज होती है वो एक वायरस के द्वारा होती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स को भी अफेक्ट कर देता है, उन्हें भी रोगी बना देता है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को भी अफेक्ट करता है, उन्हें भी रोग से ग्रसित कर देता है। तो वो सारे भी क्या होते हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में होते हैं। जैसे व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी है या फिर वेजिटेबल है जिसमें डिजीज हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर कोई खेत में फसल में डिजीज हो जाती है तो उसके यील्ड को, उसकी पैदावार को कमज़ोर कर देती है, घटा देती है। इससे क्या होती है, जो फसल होती है वो अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाती और हमें अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में हमें फसल नहीं मिल पाती है। डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। ओके, तो हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो उस डिजीज, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल कर देता है, उसे मार देता है। हम लोग कुछ प्लांट डिजीज का देख लेते हैं, जिस इसका टेबल कि जो ये प्लांट डिजीज आप देख रहे हैं वो सिट्रस कैंकर। ओके, जो कैंकर सिट्रस होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा आता है, और वो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर के द्वारा आता है। अब रस्ट ऑफ व्हीट, ये व्हीट में अधिकतर होती है जो फंगी के द्वारा आती है, और ये एयर या सीड्स, अगर सीड्स कंटामिनेटेड होगा, अगर सीड्स में पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होंगे और उस सीड्स को हम जैसे ही सोइंग करते हैं, बोते हैं, तो वो फंगस के द्वारा वो व्हीट जो होता है वो नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या ओकड़ा, जो भिंडी में ये बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा होती है, और ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट है। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे काफ़ी अच्छी तरह से कि ये बीमारी होती क्या है या फिर कैसे होती है। इन सब चीज़ों के बारे में डीपली से एक्सप्लेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। फूड पॉइजनिंग, जो फूड जहरीला हो जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर के जहर बना देता है और हमें दस्त, उल्टी, बहुत सारे ऐसे लक्षण आ जाते हैं, तो इन्हें हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ओके, तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बर्बाद किया गया हो, मतलब वो अगर उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर गया हो और हम उस फूड को टेक करते हैं, लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम फूड पॉइजनिंग से ग्रसित हो सकते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भोजन में प्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप, अगर वो भोजन सही से पका नहीं होगा या फिर किसी प्रकार से उस भोजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को छोड़ते हैं। और टॉक्सिक सब्सटेंस आपको पता होगा कि जहरीला होता है, हमारे बॉडी में एलर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। These make the food poisonous, causing serious illness and even death। ये क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ता है, वो पॉइजनस होता है, और उससे क्या हो सकती है, हमें गंभीर बीमारी भी हो सकती है या फिर हम मर भी सकते हैं। तो इसलिए हमें बार बार सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा कि हमें भोजन को अच्छी तरह पकाने चाहिए। सब्जी फल को उपयोग में ला रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से धोनी चाहिए, अपने हाथ को बार बार धोनी चाहिए साबुन से।
एंड हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें भोजन को ढक करके रखनी चाहिए, पानी को उबाल करके पीनी चाहिए, पानी को ढक करके रखनी चाहिए आदि जैसे तमाम सारे हमें सलाह दी जाती है। ओके, so it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। इसलिए हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें उस भोजन को बर्बाद होने से बचाना है। अब कैसे बचाना है कि हम उस भोजन को अच्छी तरह से पकाएं, हम बासी भोजन को ना खाएं, या फिर उसमें कोई इंसेक्ट चला जाता है भोजन में तो हम उस भोजन को ना ही यूज़ में लाएं। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना होगा, बात को ध्यान में रख कर के हमें भोजन को टेक करना चाहिए, हमें भोजन को बनानी चाहिए और खानी चाहिए। सो फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को बचाने का क्या तरीका है तो हम ये इस टॉपिक में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। आपको पहले से पता है, आप पहले से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड को ही नहीं हमें भी अफेक्ट करता है। एनिमल्स को या प्लांट्स को, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है। तो वो फूड को भी बर्बाद कर देते हैं, उन्हें फूड को भी कंटामिनेटेड कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो स्पॉइल्ड फूड्स होते हैं, जो खाना बर्बाद हो जाते हैं, उससे बैड स्मेल निकलती है, उससे बहुत दुर्गंध निकलती है और वो जो उनका टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। जो पहले का कलर होता है थोड़ा सा सुनहरा होगा तो वो थोड़ा उजला उजला टाइप का हो जाएगा, फिर उसमें फफूंद लग जाएगा, या फिर उसके जो टेस्ट होते हैं वो खट्टा खट्टा लगने लगता है, फिर कुछ अजीब प्रकार की लगने लगती है और उससे स्मेल भी बैड आने लगती है। तो ये होती है स्पॉइल्ड फूड की सिग्निफिकेंट। ओके, ये सब स्पॉइल्ड फूड की चिन्हासी है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि ये जो खाना है वो बर्बाद हो गया और इसे हम अपने उपयोग में न लाए तो ही सही होगा। तो इससे हम लोग फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। केमिकल मेथड, अब हम लोग केमिकल मेथड का यूज करके फूड को बचा सकते हैं। Salts and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। सब्जी में नमक का उपयोग किया जाता है, अचार में नमक का उपयोग किया जाता है और तेल का उपयोग किया जाता है। ये जो दोनों आप केमिकल्स देख सकते हैं ये केमिकल्स ही हैं। ओके ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकता है या फिर उसको चेक करता है बार बार, उससे मतलब रोकता है जनरली। और ये जनरली हम लोग यूज करते हैं सब्जी में, अचार में, चटनी में, बहुत सारे चीज़ों में, जितना भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं उनमें साल्ट्स और एडिबल्स ऑयल का उपयोग करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो केमिकल्स आप देख रहे हैं वो प्रिजर्वेटिव है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए हम लोग इसे प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रहा है, इसलिए हम लोग इसे प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। या फिर इसको जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है उसे हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। जब हमारे घर में अचार बनता है तो उसमें हम लोग बहुत अधिक मात्रा में नमक डालते हैं या फिर एसिड डालते हैं, लाइक विनेगर। ओके, विनेगर क्या होता है कि वो खट्टा होता है, एसिड होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाता, या फिर साल्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग अचार में अधिक मात्रा में एसिड और साल्ट का यूज़ करते हैं, ताकि वो अचार काफ़ी दिनों तक अच्छी रहे, काफ़ी दिनों तक वो बनी रहे, वो खराब ना हो। और आपने देखा भी होगा कि सालों साल तक अचार वो चलती रहती है बिना स्पॉइल्ड हुए, बिना बर्बाद हुए, क्योंकि उसमें हमने प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर दिया है। साल्ट और एसिड को प्रिजर्वेटिव्स के रूप में ऐड कर दिया है, जिससे वो अचार जो होती है वो सालों साल तक बिना सड़े, बिना खराब हुए वो चलती रहती है, वो हम उसे उपयोग में लाते रहते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। आप इन दोनों केमिकल्स को भी प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भोजन में। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। आपके घर में जैम्स होंगे या फिर स्क्वैशेस होंगे, उसमें भी ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, तभी तो वे बहुत दिनों तक चलते रहते हैं, सालों साल तक वे खराब नहीं होते और उसे हम लोग अच्छी तरह से यूज में लाते हैं। Vegetable, fruits, fish and meat are often preserved by this method। जो वेजिटेबल है, फ्रूट, फिश एंड मीट है, उसे भी हम लोग इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं। उसमें सोडियम बाइसल्फाइड और जो पिछले हमने केमिकल्स का नाम जाना था उसे हम लोग उससे बचा सकते हैं, या फिर उसमें सॉल्ट और एसिड को भी ऐड करके इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, खाना को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये जो दोनों ट्रीटमेंट है, ये जो दोनों मेथड है, इससे भी हम लोग भोजन को खराब होने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बॉयल की प्रक्रिया होती है, जो उबलने की प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप मर जाती है। इसलिए हमें हमेशा सलाह दी जाती है कि पानी को उबाल करके पिए, ताकि उसमें जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिए खराब है, डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉयल के कारण, हीट के कारण वो उसी में मर जाए। ओके, और जैसे ही हम लोग उस वाटर को टेक करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती है। या फिर हम लोग अगर खाना कोई काफ़ी अच्छी तरह से पका करके खाते हैं, तो उसमें जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिजीज कॉज होते हैं, वे हीट के कारण या फिर कोल्ड के कारण मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसलिए हम लोग भोजन को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, ताकि वो कोल्ड रहे, और कोल्ड में क्या हो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न ना हो, ग्रोथ ना हो पाए। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट्स करता है, रोकता है। मतलब अगर हम किसी भोजन को ठंडा में रखते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स के ग्रोथ का जो चांस है वो कम हो जाता है, वो माइक्रोब्स उसमें पनप नहीं पाता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। आपने पास्चराइज्ड मिल्क का यूज किया होगा। जो पैकेट में दूध आते हैं वो पास्चराइज्ड मिल्क होते हैं। वो बिना बॉइलिंग करके हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो उसमें होता है वो माइक्रोब्स उसमें फ्री होते हैं, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। उसमें जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हटा दिए जाते हैं। ओके, और अगर उसे हम लोग बिना बॉइलिंग करके भी कंज्यूम करते लेते हैं, तो हमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती, बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहित है। उसमें कोई भी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हमें डिजीज कॉज कर सकता है। The milk is heated to about 700 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है पहले ये जान ले। जो हम लोग पैकेट का दूध उपयोग में लाते हैं, इस मिल्क को कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो दूध होता है उसे हम लोग 700 सेल्सियस डिग्री पे उबालते हैं। अब सोच लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो कस के उबलने लगता है, उसमें भाप निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा उबलने लगता है। और आप सोचिए कि उस मिल्क को हम लोग 700 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक बहुत तेजी से उसको उबालते हैं, और फिर उसको अचानक क्या कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जितना भी डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, और अगर बिना उसे हम लोग उबाले उस दूध को भी पी लेते हैं, तो हमें कोई भी प्रकार की डिजीज नहीं उत्पन्न हो सकती, बिकॉज वो पहले से ही प्रिजर्व्ड किया गया, पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा रक्षित किया गया है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर। इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसलिए इसको हम लोग पास्चराइजेशन कहते हैं, क्योंकि लुइस पास्चर जो थे सबसे पहले पास्चराइज्ड मिल्क का डिस्कवर किया था। उन्होंने पास्चराइजेशन का डिस्कवर किया था। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। हम लोग कॉमन साल्ट के द्वारा, साधारण नमक के द्वारा भी अपने भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। अगर आप बहुत दिनों तक मीट एंड फिश को प्रिजर्व रखना चाहते हैं, उसे अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप अगर उसमें साल्ट को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो मीट एंड फिश है वो 1 से 2 दिन तक आराम से उसे यूज कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट एंड फिश होती है उसमें जनरली नॉर्मली जो होती है वो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही हम लोग उसमें ड्राई साल्ट का यूज करते हैं, उस मीट एंड फिश को नमक से ढक देते हैं, मतलब उसमें पूरी अच्छी तरह से साधारण नमक को मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया आता है वो पनप नहीं पाता है, वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है, बिकॉज जो साल्ट है वो एक प्रिजर्वेटिव है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकता है। Salting is also used to preserve आमला, रॉ मैंगोज, टैमाराइंड etc। आप ये सब जितना भी देख रहे हैं, मतलब आमला का अचार बनता है, कच्चे मैंगो का अचार बनता है, जो टैमारिंड है, इमली है, उसमें भी हम लोग नमक का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग सड़ते नहीं है। ये जितने भी पिकल्स आइटम है ये सड़ते नहीं है, बहुत दिनों तक, सालों साल तक हम इसे उपयोग में लाते हैं, बिकॉज हमने उसमें को साल्टिंग कर दिया, उसमें साल्ट को मिक्स कर दिया है, जिससे क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया फिर जो भी फंगस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस भोजन को स्पॉइल्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें हमने प्रिजर्वेटिव को ऐड कर दिया है।
तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर, हम लोग शुगर से भी प्रिजर्वेट कर सकते हैं भोजन को। हमने पढ़ा कि साल्ट के द्वारा कैसे भोजन को प्रिजर्वेट करें, अब पढ़ते शुगर के द्वारा, चीनी के द्वारा हम लोग भोजन को कैसे प्रिजर्वेट करें, उसे कैसे सुरक्षित रखें। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। आप जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं इसमें हम लोग शुगर को ऐड करते हैं और वो शुगर क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से रोकता है और हमारा जो भोजन है, ये जो फूड आइटम्स है वो प्रिजर्व हो जाता है। Sugar reduce the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food। जो शुगर होता है वो मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर को कम करता है और फिर क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है या फिर बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता है क्योंकि मॉइस्चर है ही नहीं और फिर हमारा जो भोजन है वो बर्बाद होने से बच जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हम लोग ऑयल एंड विनेगर का यूज करके भी भोजन को प्रिजर्वेट कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रखा जा सकता है ऑयल एंड विनेगर के यूज के द्वारा, उसके हेल्प के द्वारा। Use of oil and vinegar prevents spoilage and pickles because bacteria cannot live in such an environment। oil and vinegar जहाँ पे भी होता है वहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए वो एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग उसके लिए सर्वाइव के लिए एनवायरनमेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें हमने ऑयल एंड विनेगर को ऐड कर दिया है और ऑयल एंड विनेगर एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है जो भोजन को या फिर अचार को स्पॉइल होने से, बर्बाद होने से बचाता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया पनप ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके लिए जो सर्वाइव के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उस बैक्टीरिया को वो मिल नहीं पाता और वो क्या होता है कि उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता और फिर हमारा भोजन या फिर जो अचार है वो सालों साल तक चलते रहता है बिना कोई बर्बाद हुए, बिना कुछ में बैक्टीरिया लगे हुए वो चलते रहता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग के भी बारे में पढ़ते हैं कि दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स। इसलिए आजकल जो भी सामान है, चाहे वेजिटेबल्स हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो या फिर बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसे डिब्बा बंद, हवा बंद, एयर टाइट में हम लोग उसे बंद कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि हवा, उसमें मॉइस्चर नहीं पहुँच पाता जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें नहीं पहुँच पाता बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अधिकतर मॉइस्चर पे ही पनपता है। तो अगर हम किसी चीज़ को एयर टाइट कर देते हैं मतलब उसमें हवा की प्रवेश को निरोध कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसमें हवा नहीं घुसता है तो वो क्या होता है कि वो किसी भी माइक्रोब्स के अटैक द्वारा बचा हुआ रहता है, कोई भी उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे अटैक नहीं कर सकता है बिकॉज उसमें मॉइस्चर जो है वो ना है के बराबर है या फिर उसमें है ही नहीं। ओके, तो हम लोग इसलिए स्टोरेज एंड पैकिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुरकुरे, बिस्किट या फिर जो भी चिप्स या फिर जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उस सबको एयर टाइट किया जाता है, उसमें उसे पहले से ही माइक्रोब्स के अटैक के द्वारा प्रिवेंट कर दिया जाता है बहुत सारे मेथड्स के द्वारा, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके, मॉइस्चर को हटा करके। तो इन सब चीज़ों के कारण हम लोग उसे काफ़ी दिनों तक यूज करते हैं। लाइक एज बिस्किट्स आप देखते होंगे, कुकीज़ देखते होंगे या फिर जो भी नमकीन आती है उन सब चीज़ों को आप लोग देखते होंगे, खाते होंगे। तो ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स को उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे और वो भोजन जो है बर्बाद ना हो और उसे हम लोग काफ़ी दिनों तक यूज में ला सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे साथ अंत तक बना रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कैसा ये वीडियो लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको कैसा ये वीडियो लगा आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, एट लास्ट हम बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी आपके लिए मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो इसके लिए आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा लें जिसके कारण आप हमारे साथ अपडेट रहें और जैसे मैं आप वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को काफ़ी एंजॉय करते हुए चैप्टर को पढ़ें। ओके, और आपके लिए साइंस सब्जेक्ट जो है वो इजी बन जाए, आपके लिए साइंस सब्जेक्ट बोरिंग ना रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर बजा लें। थैंक यू।